तो CSRF हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। वेब सॉकेट्स भी कंप्लीट हुआ था क्योंकि एक एक लैब दोनों की रह गई थी। देन इसके अलावा हम लोगों ने मैंने आपको बताया था एक्सएसएस में भी एक टॉपिक था जो हमारा रह गया था। उसको भी ओपन कर लीजिए आप लोग। एक्सएसएस में हमें एक टॉपिक रहा था हमारा CSRF वाला एक अटैक, जो आपको यहाँ दिखेगा। अगर आप क्लिक करोगे इम्पैक्ट ऑफ एन अटैक पे, तो यहाँ पर एक और लिंक आपको दिखेगा, एक्सप्लॉइटिंग एक्सएसएस वल्नरेबिलिटीज। उस पर जाइए। एंड इसमें मैंने आपको स्टील कुकीज वाला बताया था, कैप्चर पासवर्ड्स वाला बताया था। थर्ड वाला जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग CSRF एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये वाला परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सप्लॉइटिंग एक्सेसेस टू बाईपास CSRF डिफेंसेस, इसको समझ लीजिए। इसको ओपन करिए पहले। तो एक्सेसेस एक्सप्लॉइट करना है टू बाईपास CSRF डिफेंस। इस वेबसाइट पर कोई ना कोई CSRF का डिफेंस लगाया होगा, जिसको बाईपास करने के लिए आपको एक्सेसेस को यूज करना है। ठीक है। CSRF का अलग ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को पता है CSRF का काम क्या होता है। कि जो भी ऐसी अनवांटेड रिक्वेस्ट जनरेट कराना यूजर से क्लिक करवा के, ताकि वो उसके अकाउंट के साथ कुछ चेंजेस हो या उसके अकाउंट का डेटा शेयर हो जाए अटैकर के साथ। एक्सेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के मैलिशियस कोड को एग्जीक्यूट करना। तो एक ऐसा सिचुएशन भी तो हो सकती है, मान के चलो एक ऐसी वेबसाइट जो एक्सेस से वल्नरेबल है, उसमें CSRF टोकन भी यूज हो रहा है। लेकिन अटैकर क्या कर सकता है, वहां पर एक्सेस में ऐसा कोड लिख सकता है जावास्क्रिप्ट का, जो CSRF टोकन को फेच करे, यूजर के साथ रिक्वेस्ट में भेजे उसको, और फिर उसके बाद फॉर्म को सबमिट करे। मतलब एक ऐसा ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड। देखो, अभी तक आपने जैसे CSRF को परफॉर्म किया था, तो उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कोड आपने लिखे थे। तो वैसा ही कोड आपको एक्सएसएस में भी आप लिख सकते हो, बट इसमें ऐसा कुछ आप मेंशन कर सकते हो कि यूजर के ब्राउजर पे जो CSRF टोकन आया है, उसको फेच करना है, उसको उस रिक्वेस्ट में सेंड करना है, जो रिक्वेस्ट यूजर लिंक पे क्लिक करके परफॉर्म करता है। तो CSRF में क्या होता था कि आप एज एन अटैकर आप विक्टिम को एक लिंक भेजते हो, उस पर क्लिक करता था, फिर उसके उसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म होता था। बट वहां पर आपके पास ये कंट्रोल नहीं था कि मैं उस विक्टिम यूजर के CSRF टोकन को उस रिक्वेस्ट में इंक्लूड कर पाऊँ। वो ऑप्शन आपके पास उस समय नहीं होता था। एक्सएसएस में वो ऑप्शन आपको मिल सकता है। मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो एक्सेस से वल्नरेबल है, वो आपको जावास्क्रिप्ट के जो मर्जी कमांड कोड एग्जीक्यूट करने देगी। तो आपको एक ऐसा कोड लिखना है जो CSRF टोकन यूजर का फेच करे, और उसी को ईमेल चेंज करने में, या जो भी चेंज करना है, या जो भी डेटा भेजना है, वो भेजने में हेल्प करे यूजर की या अटैकर की, ताकि अटैकर को जो डेटा चाहिए है या उसका जो भी ईमेल चेंज करना चाहता है वो कर पाए। ठीक है। इसको एक बार समझिए, फिर थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। दिस लैब कंटेन्स द स्टोर्ड एक्सेसेस। देखो यहाँ पे एक्सटोर्ड एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी है। मतलब आप यहाँ पर अगेन कमेंट्स के फॉर्म में ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का मैलिशियस कोड। लैब सॉल्व करने के लिए आपको एक्सप्लॉइट करना है वल्नरेबिलिटी टू स्टील अ CSRF टोकन। इस बार आपको क्या स्टील करना है, यूजर का CSRF टोकन, which you can then use to change the email address of someone who views the blog post comments। तो उसका ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगा जो भी ब्लॉग पोस्ट को देखने जाएगा या कमेंट को रीड करेगा। ठीक है। आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि CSRF यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। विदाउट लॉगिन आप CSRF टारगेट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट सिंपल है, थोड़ा समझाता हूँ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड कोई लिखना पड़ेगा, या फिर आपको ये कोड आप चैट जीपीटी वगैरह से भी लिखवा सकते हो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर खुद आता है तो खुद भी लिख सकते हैं, अदरवाइज चैट जीपीटी या AI का मदद से भी आप लिख सकते हो। और समझने के लिए आप इनके सॉल्यूशंस पे जाके भी कोड को ले सकते हो। इसको अपने पास सेव करके रख लो, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपके पास आए, तो आपको भी यही कोड एज इट इज आप यूज करोगे, उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर्स वगैरह चेंज करने पड़ सकते हैं, लिंक वगैरह URL वगैरह चेंज करना पड़ सकता है, बाकी और कोई चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको समझ लेंगे कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है। बैक को ओपन कर लेते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर कोड में एक स्क्रिप्ट हम लोगों ने दी हुई है, और वो स्क्रिप्ट बता रही है कि उसे एक वेरिएबल लिया हुआ है रिक्वेस्ट के नाम से, जो HTTP जो भी रिक्वेस्ट जाएंगी उसको हैंडल करेगा।
और किस पेज पर ये गेट रिक्वेस्ट भेजेगा? माय अकाउंट वाले पेज पे, क्योंकि आपको पता है माय अकाउंट के आगे ही फिर आपको चेंज ईमेल वाला जो पेज है वो मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले वो टोकन को फेच करेगा। सीएसआरएफ टोकन कहाँ पे होगा? कहीं ना कहीं बॉडी में होगा। वो सीएसआरएफ टोकन की वैल्यू को फेच करके एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जिस वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पे? टोकन। उसके बाद एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा ईमेल चेंज वाले फंक्शनैलिटी पे, जहाँ पर फाइनली जो रिक्वेस्ट जाएगी वो रिक्वेस्ट कैसी होगी? सीएसआरएफ इक्वल्स टू जो भी टोकन होगा वो, प्लस ईमेल प्लस एंड जो एम्परसेंड का सिंबल है, एम्परसेंड इक्वल्स टू एम्परसेंड ईमेल इक्वल्स टू और जो भी ईमेल आप चेंज करना चाहते हो। मतलब ये दोनों चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी? पोस्ट रिक्वेस्ट के बॉडी में देखने के लिए मिलेंगी। तो मतलब एक ऐसा कोड जो कुकीज तो जाएंगी इस रिक्वेस्ट में, ठीक है, लेकिन साथ साथ सीएसआरएफ टोकन को भी वो फेच करके भेजेगा। अभी तक जो सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी मैंने आपको बताई थी उसमें सीएसआरएफ टोकन आप फेच नहीं कर सकते थे। आप यूजर से लिंक पे क्लिक करवा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूजर लिंक पे क्लिक कर रहा है वो अपना सीएसआरएफ टोकन भेज रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप जब किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो उसमें कोई सीएसआरएफ टोकन जैसी चीज नहीं जाती है। लेकिन इस अटैक में जाएगा। इस अटैक में क्योंकि अटैकर ने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है जो सीएसआरएफ टोकन को पहले फेच कर रहा है, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, और उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ पर वो यूज कर रहा है एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, ताकि वो ईमेल चेंज कर पाए किसी भी यूजर का। तो यहाँ पे फाइनल बॉडी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सी एस आर एफ इक्वल्स टू टोकन एम्परसेंड ईमेल इक्वल्स टू जो भी ईमेल अटैकर यहाँ पर चाहता है कि चेंज हो जाए। ठीक है। तो आप कोई भी ईमेल यहाँ पे डाल दो, एक्स वाई जेड समथिंग ऐसे कुछ भी करके, जो भी आपको डालना है वो ईमेल आपका यूजर का हो जाएगा। जैसे सेल नहीं होगा, जैसे स्टील किया था ना जब, कुकीज का यहाँ पे स्टील करने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो स्टील किया था ना, वैसे सी एस आर टोकन को नहीं स्टील कर सकते। आप स्टील करोगे, आप स्टील करके आप अपने पास ले आए तब भी कुछ नहीं होगा। आप ऐसा कोड लिख दो ना जिससे आप स्टील भी कर लो और साथ साथ वो रिक्वेस्ट चली भी जाए सर्वर पे। वही तो यहाँ पे हो रहा है। उसने टोकन को स्टील करके एक वेरिएबल में सेव कर दिया टोकन दो में। चीजें साथ होंगी। दो चीजें साथ में कर रहा है। आपको टोकन स्टील भी करोगे, वो टोकन अगली बार चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था टोकन टाइम टू हाँ। टाइम चेंज होते हैं, पेज रिफ्रेश करने के बाद, कोई रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के बाद, या फिर वो टोकन का एक्सपायरी होने के बाद, या फिर वो टोकन यूज होने के बाद। अलग अलग सिचुएशंस में आपके टोकन चेंज होते हैं। तो बेटर है जो आज की डेट में, जो अभी की डेट में उस यूजर के पास टोकन है, उसको फेच करो और उसको रिक्वेस्ट में डाल के फॉर्म को सबमिट कर दो, ताकि उस यूजर का जो ईमेल है वो चेंज। तो ये तभी आप उसी सिचुएशन में ये चीज कर सकते हो जहां पर एक्सेस की वल्नरेबिलिटी हो। एक्सेस है मतलब सी एस आर एफ ऑटोमेटिकली आप ले आओगे, अगर सेम साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो। सेम साइड स्ट्रिक्ट होगा तो ये फिर अगर अगेन आपको एक और वल्नरेबिलिटी चाहिए, या तो सिबलिंग वाली या तो ओपन रिडायरेक्शन वाली, जो हम लोगों ने परफॉर्म करी थी सी एस आर एफ के टाइम पे। वो सारे ना लैब्स के जो डिस्क्रिप्शन थे वो सब आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि जब भी सी एस आर एफ टारगेट करना है तो क्या क्या यूज केसेस होंगे, कैसे कैसे टारगेट करना है। पहले टोकन को टारगेट करो, टोकन में भी अलग अलग सिचुएशन है, टोकन चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, टोकन मेथड के बेसिस पे चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर टोकन को लिंक किया गया है नहीं किया गया है, किसके साथ लिंक किया गया है, डुप्लीकेट तो नहीं किया। मतलब वो जो आपके कोड्स वगैरह, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको ना मतलब एक वल्नरेबिलिटी को करने के 10 15 20 तरीके बताती है, ताकि आप वो सारे मेथड्स को यूज कर पाओ। और इसीलिए पोर्ट्सफिगर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डब्ल्यूपीटी को समझने के लिए। तो वो चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख लोगे तो आपके पास एक चेकलिस्ट बन जाएगी कि जब भी आप सीएसआरएफ टारगेट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें साथ में टारगेट करनी है, क्या क्या चीज़ें साथ में चेक करनी है। एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या क्या करना है, ओऑथ कर रहे हो, वेब सॉकेट्स कर रहे हो, जो भी आप अटैक परफॉर्म करोगे वो सारे आपके पास यूज केसेस लिखे होने चाहिए। तो इस पे आप यूआरएल कॉपी कर लीजिए। अब इस वेबसाइट में आपको देखना है कि कहीं कोई लॉ मतलब कमेंट फंक्शनैलिटी या कोई ऐसा पैरामीटर जो एक्सेस से वल्नरेबल हो।
तो टेस्ट करने के लिए आप अगेन एक स्क्रिप्ट का बेसिक पेलोड डाल सकते हो, चेक करने के लिए कि क्या ये वल्नरेबल है एक्सेस से या नहीं है। ये कमेंट पेज या नेम, जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, इनमें से कौन सा वल्नरेबल है, ये चेक करने के लिए आप यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड डाल के देख सकते हो। ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये कंफर्म है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की वल्नरेबिलिटी है जो हम पहले कंफर्म कर चुके हैं और भी लैब्स में। एक्सएसएस के जितने भी लैब्स आपने करे थे तो आपको उसमें पता था कि हाँ कमेंट पेज वल्नरेबल है। नहीं पता तो मैंने आपको तरीका भी बताया था कि आप यहाँ पर जैसे एक में आप लिख लो अलर्ट 1, दूसरे में आप लिख लो अलर्ट 2, 3, 4, देखो कौन सा अलर्ट पॉपअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। 1 वाला मिलेगा तो कमेंट, 2 वाला मिलेगा तो ये, तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कौन सा पैरामीटर वल्नरेबल है। कंफर्म होने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो ये कोड आपको दिया हुआ है, इस तरीके का कोड आप चैटजीपीटी से लिखवा सकते हो, खुद लिख सकते हो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, या फिर यही कोड आप सेव करके अपने पास रख सकते हो। जहाँ पर आपने ईमेल चेंज करने के लिए जो वैल्यू रखनी है वो बता दिया आपने, और बोल रखा है कि टोकन को फेच करके उसको रिक्वेस्ट में भेजना है। तो जो भी व्यूअर होगा यहाँ पे, मैं व्यूअर हूँगा तो मेरा ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। कोई और इस वाले ब्लॉग पेज पर आएगा पोस्ट नंबर 4 पे, तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा उसके सीएसआरएफ टोकन के साथ। अच्छा, हम लोगों ने लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन करना ज़रूरी है। गाइस ये अटैक आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो लॉगिन कर लो, फिर आप जाओ होम पे, और जो भी अकाउंट पेज थे उस पे आप जाकर ब्लॉग वाला जो पेज है उसमें जाके आप ये काम करिए। पोस्ट करते हैं इसको हम लोग। सॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आप वापस जाएंगे ब्लॉग में तो आपका जो ईमेल है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको अपने अकाउंट के ऊपर ही करके देखना है तो मैं आपको बताता हूँ। आप होम पे जाइए, आप किसी और पोस्ट पे जाइए, क्योंकि इस वाले पे जाओगे तो वो ईमेल ऑलरेडी कोई ले चुका है, तो आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, एक नया ईमेल सबमिट करो अपने ऊपर, अगर चेक करके देखना है आपको तो। बस ये दोबारा से विजिट ना कर ले खुद ही, कोई भी नया ईमेल आप यहाँ पे डाल दो। क्योंकि हमसे पहले ये विजिट करता है इनको, तभी वो लैब को सॉल्व भी किया उसने। वापस अगर आप बैक टू ब्लॉग जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें। आप माय अकाउंट पे जाके देखो कि आपका ईमेल चेंज हुआ या नहीं हुआ। आपको दिखेगा कि आपका ईमेल जो भी आपने नया डाला हुआ था वो आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि मैं वो ब्लॉग वाला पेज विजिट करने गया। और जो भी नया ईमेल डालोगे वो आपको यहाँ पर देखने के लिए, पहले यहाँ पे कुछ और था, विनर @ समथिंग, वेब सिक्योरिटी समथिंग करके था, अब वो चेंज हो उसके क्या हो गया, जो भी मैंने नया ईमेल डाला था, क्योंकि बस मैंने वो पेज को विजिट किया। पेज विजिट करते ही मेरा सीएसआरएफ टोकन फेच किया उसने, ईमेल वाले पेज पे चेंज, ईमेल वाले पेज पे गया और अब मेरा ईमेल एड्रेस उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटी अगर है किसी प्लेटफॉर्म पे तो आप सीएसआरएफ भी कर सकते हो परफॉर्म 100%। सीएसआरएफ टोकन यूज हो रहा था तब भी कर लिया हम लोग। अगर आप चेक करो यहाँ पे सीएसआरएफ टोकन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट करो यहाँ पे और चेक कर लीजिए जो भी ये रिक्वेस्ट गई होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट ईमेल चेंज की, तो आप देखोगे यहाँ पे सीएसआरएफ टोकन यूज हो रहा है। और ये हमें नहीं पता, ये यूजर का अपना खुद का सीएसआरएफ टोकन है, हमें नहीं पता। तो चाहे वो एडमिन यूजर है, कोई भी यूजर हो, जो भी पेज पे जाएगा उसका सीएसआरएफ फेच होगा ऑटोमेटिकली, जो भी वैल्यू है इसकी, और उसका ईमेल एड्रेस चेंज कर देगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर वेबसाइट एक्सेस से वल्नरेबल है तो आप सीएसआरएफ भी परफॉर्म कर सकते हो, आप कुकीज़ भी स्टील कर सकते हो, मतलब सेशन हाइजैकिंग के कुकीज़ भी स्टील कर सकते हो। आप उनके वेबसाइट को रीडायरेक्ट भी कर सकते हो किसी और वेबसाइट पे, फिशिंग पेज पे, या जो पेज आप जिस पे भी रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं यूजिंग एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक्ड हैं जावास्क्रिप्ट से, और जावास्क्रिप्ट क्या प्रोवाइड करता है आपके वेबसाइट को, फंक्शनैलिटी। जितनी फंक्शनैलिटी, जो चीज़ें करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। समझ आया? एक्सेसेस अगेन इम्पोर्टेंट है, एक्सेसेस बेसिक इम्पोर्टेंट वल्नरेबिलिटी है जो बाकी वल्नरेबिलिटीज को भी परफॉर्म करने में हेल्प कर सकती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा दोबारा से एक वीडियो को देख के आप थोड़ा फोकस करके समझोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगी चीज़ें, अगर अभी समझ नहीं आया तो। ठीक है, चलिए, तो आपका अब जाके एक्सेसेस, सीएसआरएफ एंड आपका वेब सॉकेट से वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है।
अब जो लास्ट वल्नरेबिलिटी अब मैं इस कोर्स में आपको कराऊंगा वो होगा एक नई वल्नरेबिलिटी जो कि है OAuth। थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं OAuth क्या होता है। एडवांस टॉपिक्स में आपको दिखेगा OAuth ऑथेंटिकेशन। सो बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटी आज की डेट में ये हो चुकी है, देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज OAuth के। तो क्या है OAuth उसको समझ लीजिए पहले। आपने हमेशा देखा है OAuth बट कभी समझा नहीं होगा कि क्या है ये। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं गूगल से, लॉग इन कर सकते हैं फेसबुक से, जीमेल से या एप्पल आईडी से। वो जो फंक्शनैलिटी होती है किसी वेबसाइट में जो ये बताती है कि आपको दोबारा अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बहुत बड़ी कंपनी में अपना अकाउंट बना रखा है, आपने गूगल पे अकाउंट बना रखा है, आपने फेसबुक पे अकाउंट बना रखा है, आपका एप्पल आईडी क्रिएटेड है, तो उससे क्या होगा वो, क्योंकि आपने एप्पल के साथ अपने आप को वेरीफाई कर रखा है, अपनी आइडेंटिटी उनके साथ शेयर कर रखी है, आपने गूगल के साथ अपनी आइडेंटिटी शेयर कर रखी है, तो आपको बार-बार किसी नई वेबसाइट पे, आप एक XYZ वेबसाइट पे गए, आपको अकाउंट क्रिएट करना था, आपने दोबारा से अपनी डिटेल्स नहीं दी, आपको क्या-क्या डिटेल्स देना पड़ता, अपना यूज़र नेम देना पड़ता, आपको पासवर्ड देना पड़ता, आपको अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस है, जो भी डिटेल्स है रिक्वायर्ड थी उस वेबसाइट पे, वो सब आपको डालना पड़ता और उसके बाद फिर आपका अकाउंट बनता। बट वो अकाउंट आपके पुरानी जो डिटेल्स आपने फ़ेसबुक या जीमेल के साथ शेयर करी थी, गूगल के साथ शेयर करी थी, उनके थ्रू भी आपका अकाउंट बन सकता है। इसलिए जब आप क्लिक करते हो कि साइन अप विद गूगल या लॉगिन विद गूगल, तो जैसे ही क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका गूगल है, उसका पेज ओपन होता है, जो आपसे या तो आपका पासवर्ड पूछता है अगर आपने पासवर्ड वेरीफ़ाई नहीं किया होता उसमें। अगर पासवर्ड वेरीफ़ाइड है, तो वो ऑटोमैटिकली आपको बोलता है कि आप कंटिन्यू करिए, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। और वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो ये बताती है कि ये जो XYZ वेबसाइट है, वो क्या-क्या रिसोर्स एक्सेस कर रही है गूगल से। वो यूज़र नेम एक्सेस कर रही है, वो आपका जीमेल ईमेल एड्रेस एक्सेस कर रही है, वो आपके कुछ और डिटेल्स को, डेट ऑफ बर्थ को एक्सेस कर रही है, फ़ोन नंबर एक्सेस कर रही है, जो भी डिटेल्स वो एक्सेस कर रही होगी आपके, वो आपसे दिखाता है। अब आपको अगर कंटिन्यू करना है, आपको अलाउ करना है कि ठीक है, मैं ये सारी डिटेल्स शेयर करने को तैयार हूँ, तो आप कंटिन्यू करिए। पासवर्ड्स वगैरह शेयर नहीं किए जाते इसमें, ना हैशेज़ या कुछ भी नहीं। आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करते ही आप अपने आप को देखते हो कि मैं लॉगिन हो जाता हूँ। आप अपने उस वेबसाइट पर XYZ वेबसाइट पे आप लॉगिन हो जाओगे यूज़िंग गूगल क्रेडेंशियल्स या गूगल के अकाउंट की डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड करी थी, ठीक है? तो ये फंक्शनैलिटी होती है OAuth। OAuth का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन ऑथराइज़ेशन। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? ओपन ऑथराइज़ेशन। ये एक फ्रेमवर्क है जो आपके डेटा को ऑथराइज़ करता है कि कोई XYZ वेबसाइट गूगल में स्टोर्ड जो डेटा है, उसको एक्सेस कर पाए, उसको ऑथराइज़्ड है कि वो डेटा एक्सेस करके हमारा अकाउंट बना दे और उसके बाद फिर हम लोग उस अकाउंट डिटेल्स के थ्रू लॉगिन जी, तो बार-बार आपको अब लॉगिन करना है उस वेबसाइट पे तो आप कैसे करोगे? विद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या गूगल का प्लेटफ़ॉर्म, फेसबुक का प्लेटफ़ॉर्म, जो भी आपने अकाउंट पहले बना रखी होगी, ठीक है? तो वो ये वल्नरेबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं, मतलब अभी तो वल्नरेबिलिटी नहीं बताई मैंने, अभी तो आपको फंक्शनैलिटी समझाई है कि ये एक ऑथेंटिकेशन का तरीका है। ऑथेंटिकेशन का तरीका क्या है? ओपन ऑथराइज़ेशन जिसका 2.0 वर्ज़न अभी चल रहा है रिसेंटली, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक बार डेफिनिशन भी रीड करके देख लेते हैं क्या बता रखा है। OAuth इज़ अ कॉमनली यूज्ड ऑथराइज़ेशन फ्रेमवर्क that enables websites and web applications to request limited access to users account on another application। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनदर एप्लीकेशन मतलब आपका जीमेल हो गया। उस पे जो स्टोर डेटा है, उस पर लिमिटेड एक्सेस रखता है। उस पे लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको ये, ठीक है? ताकि यूज़र का जो अकाउंट है उसके बेसिस पे, उन डिटेल्स के बेसिस पे वो अकाउंट क्रिएट हो पाए। बार-बार आपको वो अकाउंट डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब हम जल्दी में होते हैं तो हम यही करते हैं, हम लॉगिन विद गूगल कर देते हैं और बहुत जल्दी आपका अकाउंट बन जाता है। अदरवाइज़ आपको अकाउंट बनाने के लिए डिटेल्स डालो, ईमेल डालो, फिर ईमेल पे वेरिफ़िकेशन लिंक आएगा, ये वो करके फिर अकाउंट बनेगा। तो उससे बेटर है लोग क्या करते हैं कि वो दूसरी फ़ंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं OAuth। क्योंकि आपने एक ऐसे बड़ी कंपनी के साथ अपने आप को पहले ही रजिस्टर कर रखा है, तो उसको मान के, उसको वैलिड मान के आपके अकाउंट को वो जल्दी से क्रिएट कर देगा, ठीक है?
Crucially, OAuth allows the user to grant this access without exposing their login credentials to the requesting application. Requesting application कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका example.com या xyz.com. वो वेबसाइट जो चाहती है कि आपके डिटेल्स को एक्सेस करे, वो डिटेल्स को एक्सेस करेगा विदाउट एक्सपोजिंग योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स. यहाँ पर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चीज़ें, खासकर क्रेडेंशियल्स में पासवर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पासवर्ड्स या उनके हैशेस यहाँ पर एक्सपोज नहीं किए जाते हैं. आपका सिर्फ बेसिक डेटा, आपका जो यूज़र नेम है, आपका ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये डिटेल्स शेयर की जाती हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ ताकि वो आपका अकाउंट बना पाए उन बेसिक डिटेल्स के साथ, विदाउट पासवर्ड। विदाउट पासवर्ड. तो उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप जीमेल पे लॉगिन होते हो, जैसे आपको मान के चलो आपने किसी XYZ वेबसाइट पे गए, आपने क्लिक किया लॉगिन विद गूगल. जैसे आप क्लिक करते हो, आपके सामने अगर मान के चलो आपके ब्राउज़र पे 3-4 अकाउंट है गूगल के, तो वो चारों अकाउंट आपके सामने आ जाते हैं. हुँ, अब आप उनमें से एक अकाउंट सेलेक्ट करते हो. अगर नहीं आपके पास एक ही अकाउंट है, तो वो डायरेक्टली उसी अकाउंट को मान के कर देगा सारी चीज़ें. एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आपके ब्राउज़र पे कोई लॉगिन ही नहीं है जीमेल. तो उस केस में क्या होगा, वो आपसे बोलेगा कि आप अपना यू बताइए जीमेल का ईमेल एड्रेस क्या है या यूज़र नेम क्या है? नेक्स्ट करोगे, फिर पासवर्ड पूछेगा, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर वो बोलेगा कि ये जो XYZ वेबसाइट है, ये डिटेल्स आपकी माँग रहा है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं? जब आप अलाउ करते हैं, ऑथराइज़ करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर वो डिटेल्स को एक्सेस करके आपका अकाउंट बनाता है. तो ये सारी सिचुएशंस हैं यहाँ पे कि अगर आप लॉगिन नहीं हैं, तो आपको अपना जीमेल का पासवर्ड डालना पड़ेगा, पहली चीज़. अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं एक अकाउंट से, तो वो पूछेगा नहीं, आपसे डायरेक्टली कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा कि आप अपने डिटेल्स शेयर कर दो. अगर आपके ब्राउज़र पे 2 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, तो आपसे पूछेगा कि किस अकाउंट के थ्रू आपको लॉगिन करवाना है, साइन अप करना है, साइन इन करना है. जैसे आप ये करोगे, उसके बाद फिर आपका अकाउंट क्रिएट. फिर जो थर्ड वेबसाइट है एबीसी एग्जांपल डॉट कॉम, हाँ. सर वो पासवर्ड को एक्सेस नहीं करेगी नहीं, विदाउट? फिर तो वो कोई दिक्कत नहीं है क्या? वो आपके जीमेल के थ्रू लॉगिन कर रही है आपको. वो जीमेल के आपने जीमेल पे लॉगिन कर रखा है, इसके बेसिस पे वो लॉगिन कर रही है आपको उस वेबसाइट पे. तो आपका अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है? अब एक तो होता है कि फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाना, तो आपने साइन अप कर ली. अब अगली बार जब आप लॉगिन करना चाहते हो, तो आप लॉगिन होने चाहिए अपने जीमेल पे. अगर आप जीमेल पे लॉगिन हो या जिसके भी थ्रू आपने अकाउंट बनाया है, उस पे अगर आप लॉगिन हो, तो आपसे वो कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा. आप बोलोगे बस डायरेक्टली मुझे लॉगिन विद गूगल, से पूछेगा कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करोगे और आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाओ. समझ आया यहाँ तक? ठीक है. This means users can fine-tune which data they want to share rather than having to hand full control of their own account to a third party. यहाँ पर आपके पास परमिशन है, ऑप्शन है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा डेटा मैं शेयर करना चाहता हूँ, कौन सा डेटा नहीं करना चाहता हूँ. कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो बहुत सारा डेटा आपसे माँगती है, बट जब आप लॉगिन विद गूगल करते हो, तो वो लिमिटेड डेटा के साथ आपके अकाउंट को क्रिएट कर देती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा डेटा अपना शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें OAuth को ज़्यादा पॉपुलर बनाती हैं आज की डेट में. बहुत सारे ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशंस में आपको OAuth की फंक्शनैलिटी मिलती ही है. स्टार्टिंग में गिनी-चुनी एप्लीकेशंस में थी, बट अब आपको सब में मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आपका आता है, इन तीनों का यहाँ पर काम होता है. अब ये तीनों हैं क्या, इनको समझ लो. OAuth वर्क कैसे करता है? OAuth को वर्क करने के लिए या यूज़ करने के लिए आपके पास ये 3 एंटिटीज़ हैं जिनका रोल होता है पूरे OAuth के कम्युनिकेशन के अंदर. पहला है क्लाइंट एप्लीकेशन, वो वेबसाइट जो आपका डेटा एक्सेस करना चाहती है. वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दैट वांट्स टू एक्सेस द यूज़र डेटा. सेकंड है रिसोर्स ओनर, मतलब आप. आपका डेटा है जो गूगल पे सेव है, और वही डेटा दूसरी एप्लीकेशन XYZ वाली एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहती है. तो आप कौन होगे वहाँ पर? रिसोर्स ओनर, द यूज़र whose data the client application wants to access. थर्ड होगा यहाँ पे आपका OAuth सर्विस प्रोवाइडर. अब ये OAuth की सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? गूगल. तो वो आपका क्या हो जाएगा? सर्विस प्रोवाइडर, OAuth सर्विस प्रोवाइडर. द वेबसाइट और एप्लीकेशन दैट कंट्रोल्स द यूजर्स डेटा एंड एक्सेस टू इट. वो वेबसाइट जो इस समय कंट्रोल करती है कि यूजर के डेटा का एक्सेस कहाँ पे है. वो वेबसाइट जिसके पास यूजर का सारे डेटा का एक्सेस है, वो वेबसाइट क्या कहलाएगी? OAuth सर्विस प्रोवाइडर. वो मतलब जिससे गूगल. डेटा ले रहा है देखो वो एग्जांपल कहलाएगा में, सर्विस देखो प्रोवाइडर या ये फिर? गूगल हो गया, OAuth सर्विस प्रोवाइडर. ये XYZ वेब एप्लीकेशन हो गई, और ये आप हो गए. ठीक है, ठीक। आपको
क्लाइंट एप्लीकेशन एक्सेस करना है बट आप अपना डेटा नहीं देना चाहते हो, तो आप बोलोगे मुझे लॉग इन विद गूगल। गूगल आपका कौन हो जाएगा? ओऑथ सर्विस प्रोवाइडर। गूगल जब तक नहीं चाहता है तब तक कोई वेबसाइट उसको ओऑथ प्रोवाइडर के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती। ये गूगल को बताना पड़ेगा कि हाँ, अगर मान के चलो इन फ्यूचर आपकी कोई वेबसाइट आती है, आप उसमें लॉगिन पेज डालते हैं, आपको भी ये OAuth फंक्शनैलिटी चाहिए है, तो आपको कॉन्टैक्ट करना है गूगल को। आप बोलेंगे कि मुझे आपकी एपीआई चाहिए, मुझे आपका OAuth 2.0 का जो फ्रेमवर्क है उसका एक्सेस चाहिए, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं वो गूगल के अकाउंट के अकॉर्डिंग डेटा बना पाए। गूगल आपकी वेबसाइट को पहले चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि क्या आपकी वेबसाइट किसी इलीगल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, कुछ गलत तो नहीं करती है, ताकि वो जो उनके यूज़र्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। तो जब गूगल ये वेरीफ़ाई कर लेगा, वैलिडेट कर लेगा आपकी वेबसाइट को चेक करने के बाद, फिर ये आपको OAuth का जो एपीआई है, टोकन है, जो भी है वो प्रोवाइड करेगा, ताकि फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट पर ऐड हो पाए। और इसके बाद अब जो भी यूज़र्स हैं, वो अगर उस वेबसाइट पर अकाउंट बनाएँगे, तो उनका अकाउंट जीमेल के आईडी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है ना, क्या वो गूगल को कुछ मतलब पैसे देती है कि मेरे वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को ऐड करो? डेफ़िनेटली आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। आपको उनको पे करना पड़ेगा। अब क्या प्रोसेस होता है, क्या पेमेंट का वो होता है, वो अलग चीज़ आप रिसर्च कर सकते हो, बट 100% आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज़ से गूगल अर्न कर रहा है। गूगल जो है वो चीज़ें मतलब इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? आपको हर जगह और कोई नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ़ गूगल ही ज़्यादातर आपको मिलता है, या इसके अलावा अगर कोई मिलेगा तो माइक्रोसॉफ्ट मिल सकता है, ठीक है? या एप्पल आईडी भी आजकल देखने के लिए मिल जाती है बहुत जगहों पर, बट गूगल इसलिए है क्योंकि हाँ, गूगल सबसे पुराना है इस फ़ील्ड में, सबसे पॉपुलर भी है, और इस चीज़ के लिए वो पैसे चार्ज आपसे करेगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी के ही पैसे ले रहे हो। यहाँ तक समझ आया? They support OAuth by providing an API for interacting with both an authorization server and a resource server. अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं, ऑथराइज़ेशन सर्वर और रिसोर्स सर्वर। अब इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो समझने के लिए आपको OAuth के ग्रांट टाइप्स को समझना पड़ेगा। थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको मैं खुद भी दे सकता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ तो। पढ़ तो आप लोग लेना, मैं तो आपको बस अभी चीज़ें समझा रहा हूँ ऊपर-ऊपर से कैसी है, बाकी इसको डिटेल स्टडी एक बार आप लोग करिएगा। OAuth ग्रांट टाइप का मतलब क्या है कि OAuth किस-किस तरीके से आपको परमिशन देता है, ग्रांट कैसे करता है वो परमिशन वो आपको जो डेटा चाहिए होता है रिसोर्स को, या आपके जो क्लाइंट वेबसाइट है, क्लाइंट एप्लीकेशन को जो डेटा चाहिए है, वो कैसे प्रोवाइड करता है, उसको प्रोवाइड करने का प्रोसीजर क्या होता है, वो समझ लीजिए। तो उसको समझने के लिए 2 तरीके के ग्रांट टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑथराइज़ेशन कोड ग्रांट टाइप, और सेकंड होता है इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप। ये 2 तरीके के ग्रांट टाइप हैं, मतलब 2 तरीके से आपको वो डेटा का एक्सेस देता है, इम्प्लिसिट और ऑथराइज़ेशन कोड। सो ऑथराइज़ेशन कोड वाला जो है वो पहले समझ लेते हैं। ऑथराइज़ेशन कोड ग्रांट टाइप में क्या चीज़ होती है? तो आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। जैसे यहाँ पर एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जो डेटा एक्सेस करना चाहती है, ठीक है? क्लाइंट एप्लीकेशन है, यहाँ पर क्लाइंट एप्लीकेशन में सबसे पहले तो जो यूज़र है, जो आपको अपने ब्राउज़र में बैठा हुआ है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये OAuth का जो आपका गूगल है या जिसके पास भी वो रिक्वेस्ट जा रही है, उनका जो प्रोवाइडर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो आपको सर्विसेज दे रहा है, जो आपका डेटा स्टोर करके रख रहा है, ठीक है? अब उसके भी अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं। ऑथराइजेशन एंड पॉइंट ये वेरीफाई करेगा कि उसको ऑथराइज करना है या नहीं करना है। उसके बाद एक टोकन वेरीफाई किया जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये डेटाबेस है जहाँ पर वो यूजर का डेटा पड़ा हुआ है, जिसको एक्सेस करेगी क्लाइंट एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको बताई गई है, एक ऑथराइज़ेशन की रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट एप्लीकेशन भेजेगा किसके तरफ? OAuth सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। अभी ऐसे समझो आप, जब आपने क्लिक किया कि मुझे लॉगिन विद गूगल करना है। जैसे आप लॉगिन विद गूगल करोगे तो जो आपका क्लाइंट एप्लीकेशन है, वो रिक्वेस्ट किसकी तरफ भेजेगा? OAuth सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। और वो सर्विस प्रोवाइडर यूज़र के ब्राउज़र स्क्रीन पर क्या प्रोवाइड करेगा आपको? एक लॉगिन पेज, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप लॉगिन नहीं हो, तो आपको लॉगिन करने को बोलेगा, आपके पासवर्ड को वेरीफ़ाई करेगा। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हैं, तो आपसे डायरेक्टली क्या माँगेगा वो? कंसेंट, कि आप अलाउ कर रहे हैं वो डेटा एक्सेस करने के लिए या नहीं। अगर आप अपना कंसेंट देते हैं, तो आपको अलाउ कर देगा, अगर आप कंसेंट नहीं देते हैं, तो अलाउ नहीं करेगा। यूज़र ने कंसेंट दिया, कंसेंट देने के बाद ये जो एपीआई है, जो OAuth का सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपको एक ऑथराइज़ेशन कोड ग्रांट करेगा।
अब ये ऑथराइजेशन कोड आपके क्लाइंट एप्लीकेशन के पास चला गया, मतलब उसने ये ऑथराइजेशन कोड इस चीज़ का सबूत है कि आपके क्रेडेंशियल्स सही थे और यूज़र ने कंसेंट दे दिए। उसको वेरीफाई, उसको वैलिडेट करने के लिए आपको एक टोकन दे देगा, एक तरीके से कोड दे देगा, ठीक है? ये कोड क्लाइंट एप्लीकेशन के पास गया। क्लाइंट एप्लीकेशन इसके लिए, इसके रिस्पॉन्स में क्या भेजेगी, एक एक्सेस टोकन एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगी कि मुझे एक एक्सेस टोकन आप दो। अब ये स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जो आपको नीचे वाले में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप है, वहाँ पर ये स्टेप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पुराना ग्रांट टाइप है ऑथराइजेशन कोड, और इम्प्लिसिट वाला जो है वो थोड़ा लेटेस्ट ग्रांट टाइप है। तो यहाँ पर एक्सेस टोकन के लिए रिक्वेस्ट भेजी टोकन वाले एंड पॉइंट पे, और इसके रिस्पॉन्स में वो आपको एक टोकन प्रोवाइड करेगा। फिर वो क्या टोकन टोकन ले, से? टोकन अगेन मतलब जैसे होता है ना कि एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे जाना, फिर दूसरे से तीसरे काउंटर पे जाके उसको कुछ दिखाना कि ये पर्ची मेरे पास है, अब आप मुझे इसके अकॉर्डिंग कुछ दो। फिर दूसरे से तीसरे, तो ये चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा है। इस चीज़ की एक्चुअल में कोई नीड नहीं है। जब आपके पास ऑथराइजेशन कोड आ गया था, उसके बाद डायरेक्टली ये एक्सेस करना चाहिए था। बट जो भी ये बनाया गया है, जिस तरीके का ये पुराना मैकेनिज़्म बनाया गया है, उसमें यही है कि आपको एक्सेस टोकन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। उसके बाद ये एक्सेस टोकन के रिस्पॉन्स आपको ग्रांट करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा एक्सेस टोकन, जो आप सेंड करोगे यूज़र इन्फो वाले एंड पॉइंट पे, जहाँ पर सारा डेटा स्टोर किया गया है यूज़र, और फाइनली वो आपको यूज़र डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो यूज़र डेटा आपको लास्ट वाले स्टेप में मिलेगा, जिसके थ्रू फिर जो यूज़र है वो अपने एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसका है? ऑथराइजेशन कोड ग्रांट टाइप का, जहाँ पर ऑथराइजेशन कोड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। अब जो इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप है, अ, में कुछ मिनट्स की, जब तक यूज़र अलाउ नहीं करता, क्योंकि इसमें भी आपका एक्सपायरी टाइम होता है उन सेशंस का, है ना? तो कुछ मिनट्स की होती है, अगर यूज़र ने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो वो दोबारा बोलेगा कि आप दोबारा से प्रोसेस को स्टार्ट करो, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। टीपीआई कॉल का मतलब क्या है? एपीआई कॉल मतलब जैसे आपको किसी पर्टिकुलर रिसोर्स से डेटा एक्सेस करना है, तो आप उसके लिए एक रिक्वेस्ट भेजोगे, तो वो जो रिक्वेस्ट में आपने डिटेल्स यूज़ करी होंगी ना, जो यूआरएल उसके अंदर होगा, जो टोकन उसके अंदर होगा, जिसको वैलिडेट करके सर्वर या जो भी दूसरा एंड पॉइंट है वो आपको रिस्पॉन्स देगा, वो एपीआई कहलाती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। तो उसके उस एपीआई एक यूआरएल के फॉर्म में होती है, जिसके अंदर कुछ ऐसे डेटा होगा, ऐसा टोकन होगा, जिसको जो सर्वर है वो वैलिडेट करेगा। उसके बाद आपको जो भी डेटा एक्सेस करना है, जो भी कंटेंट या अकाउंट या कुछ भी है, वो आपको मिल जाएगा, आपको रिस्पॉन्स। अब जो इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप है, इसको आप समझ लीजिए इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर अगेन जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो भेजेगा रिक्वेस्ट किसकी तरफ? ओऑथ की तरफ, और ओऑथ जो है वो आपको यूज़र को एक लॉगिन पेज दिखाएगा, जहाँ पर यूज़र लॉगिन देके कंसेंट प्रोवाइड करेगा। कंसेंट देते ही डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा इस बार? एक्सेस टोकन। जो एक्सेस टोकन मिलने के लिए आपको पहले ऑथराइजेशन कोड मिला था, फिर कोड आपने भेजा तो आपको टोकन मिला, वो वाला स्टेप यहाँ पे चला गया। डायरेक्टली डायरेक्टली उसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया? एक्सेस टोकन। जो मैं आपको बता रहा था, आपको देख के ही पता चल रहा था कि हाँ, वो एक्स्ट्रा स्टेप है, उसका कोई नीड ही नहीं था। तो जब जैसे जो भी फंक्शनैलिटी बनाई गई, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया है सब। तो जैसे ही यहाँ पे वैलिडेट किया गया, उसके बाद आपको एक्सेस टोकन मिला। एक्सेस टोकन आपने भेजा एंड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम था यूज़र इन्फो, आपको रिस्पॉन्स मिला, और फाइनली आप लॉगिन हो गए। यहाँ पे वो 2 स्टेप नहीं थे, वो 8 स्टेप का प्रोसेस था, ये 6 स्टेप का प्रोसेस है, क्योंकि वो 2 स्टेप जो आपने पहले यहाँ पर ऑथराइजेशन कोड आपको दिया गया था, वो स्टेप आपके यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन है, जिन कम्युनिकेशन पे ही अभी आगे जाके आप वल्नरेबिलिटी पढ़ो। तो जब वल्नरेबिलिटीज़ आप देखोगे, तो उसमें कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी होंगी जो ऑथराइज़ेशन कोड वाली होंगी, कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी होंगी जो इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप की होंगी। तो आपको उसका प्रोसेस पता होगा, तभी आप उस वल्नरेबिलिटी को टारगेट कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? ऑथराइज़ेशन कोड वाले में आपको दिमाग में होगा कि हाँ, कहीं न कहीं मेरे को रिस्पॉन्स में ऑथराइज़ेशन कोड मिलेगा। जो इम्प्लिसिट वाला होगा, उसमें आपको पता है डायरेक्टली हमें एक्सेस टोकन देखने के लिए मिलेगा रिक्वेस्ट में। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली रीड कर लेना, इसमें सारे स्टेप्स को समझाया गया है कि कैसे-कैसे कौन-सा स्टेप गया है, ताकि ओऑथ का पूरा जो प्रोसेस है ग्रांड टाइप वाला, वो आपको समझ आ जाए। अब इसमें जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको मिलेंगी। ओऑथ में हमेशा वल्नरेबिलिटी 2 जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं। एक तो क्लाइंट एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ होंगी कुछ, और कुछ ओऑथ सर्विस प्रोवाइडर की भी वल्नरेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। मतलब जब आप ओऑथ वाले फंक्शनैलिटी को टारगेट करोगे, तो आप गूगल की भी वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हो,
और आप उस क्लाइंट एप्लीकेशन की भी वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अब मतलब डिपेंड करता है कि आपको वल्नरेबिलिटी किसकी मिली है, तो उसको रिपोर्ट करना है आपने। मतलब ऐसा नहीं कि आपको आपको क्लाइंट की मिली और आपने या आपको ओएथ प्रोवाइडर की मिली और आपने क्लाइंट को भेज दी। क्लाइंट कुछ नहीं कर पाएगा उसका। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में है किसकी और उसको रिपोर्ट किसको करना है। जिसकी वल्नरेबिलिटी है उसको ही रिपोर्ट करोगे तभी कुछ मिलेगा, तभी वो समझेगा कि इसको कैसे रिज़ॉल्व करना है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है? तो यहीं पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो क्लाइंट एप्लीकेशन पर कैसे-कैसे, क्या-क्या सिनेरियो हैं, जिसमें आप क्लाइंट एप्लीकेशन पे वल्नरेबिलिटीज़ को निकाल सकते हो। और OAuth के सर्विस प्रोवाइडर पे क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती हैं, अगर उनका टोकन या कोड लीक हो रहा होगा कहीं पे, पहले से लीक हो रहा है कहीं, तो उन चीज़ों से किसकी वल्नरेबिलिटी मानी जाएगी, वो OAuth सर्विस प्रोवाइडर की, क्योंकि वो जो ग्रैंड टाइप वाला पूरा केस है, वो उसमें रोल कितना किसका ज़्यादा है, OAuth सर्विस प्रोवाइडर का। सर्विस प्रोवाइडर का ही पूरा रोल है, चाहे आप इम्प्लिसिट ग्रैंड टाइप की बात करो, चाहे आप ऑथराइज़ेशन कोड ग्रैंड टाइप की बात करो। सारा रोल किसका है वहाँ पे? आपका सर्विस प्रोवाइडर का, ठीक है? तो वो वहाँ पे अगर कोड लीक हो रहा होगा तो सर्विस प्रोवाइडर की है, सीएसआरएफ की है या फिर इम्प्रॉपर आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है ग्रैंड टाइप को, तो आपका वल्नरेबिलिटी क्लाइंट एप्लीकेशन की होनी चाहिए। तो इसमें जो-जो सिनेरियोज़ होंगे वो हम लोग एक्सप्लोर करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इससे पहले आप लोग पूरा ओवथ का एक बार रिवीजन करके आइएगा पूरा, और इसका ग्रैंड टाइप का फ्लो एक बार समझ लीजिएगा प्रॉपर्ली कि किस ग्रैंड टाइप का क्या ऑब्जेक्टिव है, कब क्या चीज़ यूज़ होती है। फिर प्रैक्टिकली जब इन चीज़ों को करेंगे तो ये सारे कोड, टोकन, ये वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे रिस्पॉन्स में। ठीक है? तो वहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? चलिए, तो इतना आप लोग कर लो, जो पुराने लैब्स वगैरह कराए हैं उनको भी कंप्लीट कर लो, जो-जो नहीं हुआ है आप लोगों का खासकर। इसमें दिखा रहा है कि वो उसका काम हमारा ही डेटा हम जब दूसरे प्लेटफॉर्म से देखते हैं उसका आता है, तो उसकी क्या जरूरत है? हम गूगल ड्राइव पे भी तो जाके अपना देख सकते हैं, जैसे हमारा गूगल ड्राइव की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप जब लॉगिन विद फेसबुक करते हो, लॉगिन विद गूगल करते हो ना, तो वो फंक्शनैलिटी की बात कर रहा है। आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता है। आप जब किसी वेबसाइट पे साइन अप विद गूगल करते हो, तो आपके गूगल के जो अकाउंट में आपने बनाते समय डिटेल्स प्रोवाइड करी थी, वही डिटेल्स आप शेयर कर देते हो उस XYZ वेबसाइट पे अकाउंट बनाते समय। तो उन डिटेल्स की बात कर रहा है, उस डेटा की बात कर रहा है जो आप ओऑथ के थ्रू शेयर करते हो। तो जब आप किसी वेबसाइट पे साइन इन विद गूगल, साइन अप विद गूगल करते हो ना, वो फंक्शनैलिटी ओऑथ के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है।